बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा आज का लेक्चर है न्यूक्लिक एसिड, जो कि एमडीकैट में भी इंक्लूडेड है। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे डीएनए को और आरएनए को। इसके अलावा इनके अंदर कौन कौन सी बेसेस यूज़ होती हैं, कौन कौन सी शुगर्स यूज़ होती हैं और इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, हम वो डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो इसकी इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ पे चलें तो सबसे पहले हमारे पास एक स्विस फिजिशियन थे जिन्होंने 1869 के अंदर एक पस सेल के अंदर, यानी जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसमें कुछ एक स्ट्रक्चर से फाइंड आउट किया था, जिसको बाद में उन्होंने न्यूक्लिन कहा था। ठीक है। उसके बाद 1920 के अंदर डिटरमाइन किया गया, उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च वर्क की गई, तो हमें पता लगा कि ये इनका जो बाद में जो नेम बना वो न्यूक्लिक एसिड था। ठीक है। और इसका क्या था, ये एसिडिक इन नेचर था, तो इसी वजह से इसको न्यूक्लिक एसिड कहा गया। नीचे अगर हम लोग देखें केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हमारे पास डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। ठीक है। अब इसमें डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और एक राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। आप लोगों को अगर याद हो, हमने कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर में जब हमने डीएनए और आरएनए की शुगर्स का डिफरेंस देखा था, तो हमने देखा था इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली। अच्छा, अब इनके जो मोनोमर होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनके मोनोमर को हमने सेक्राइड्स कहा था। जो लिपिड्स होते हैं उनके मोनोमर को हम फैटी एसिड्स बोलते हैं, और लिपिड जो प्रोटीन्स थे उनको हम लोगों ने कहा था कि उनके जो मोनोमर्स हैं उनको हम लोगों ने एमाइनो एसिड कहा था। तो इसी तरह डीएनए हो या आरएनए हो, उनका जो मोनोमर होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब आगे हम देखते हैं कॉम्पोजिशन में, देखते हैं तो कॉम्पोजिशन में हमें पता है कि इसमें डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है। इसमें पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है। आरएनए के अगर हम देखें, आरएनए के अंदर तो उसको हम लोग राइबो न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ये क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चर जो है इसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो हमने जब डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि ये 5 कार्बन्स वाले होते हैं। ठीक है। इनके अंदर 5 कार्बन्स होते हैं। तो एक इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का, कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 और फिर ये ऊपर 5। ठीक है। और एक यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो इसका यहाँ पर H ग्रुप होता है, यहाँ पे OH होता है। ठीक है। यहाँ पे एक O जो है ये कम होता है, आपने एक बात याद रखनी है, इसीलिए इसको डीऑक्सी राइबो बोलते हैं। ठीक है। डीऑक्सी का मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है ये कम है, और यहाँ पे राइबो होता है क्योंकि राइबोज होता है क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे H ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है। ठीक है। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर हमारे पास इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है, यानी पी ट्रिपल बॉन्ड विद ओ। ठीक है। यहाँ पे ये इस तरह करके हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप आ जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका जो शुगर्स होती हैं। शुगर्स आपको पता है कि जो डीएनए होता है उसके अंदर हम लोग एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, ये शुगर्स होती हैं। जो आरएनए होता है इसके अंदर हम लोग एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ टी और यू का डिफरेंस है। ये चीज आपने सिर्फ याद रखनी है। ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्योरीन है, ये हमारे पास डबल स्ट्रक्चर है, यानी रिंग फॉर्म है। ठीक है। इसके अलावा डबल रिंग फॉर्म है। इसके अलावा एडेनिन जो है वो भी डबल रिंग फॉर्म है, ग्वानिन जो है वो भी हमारे पास डबल रिंग फॉर्म है। इसका स्ट्रक्चर आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं और आपको बोल सकते हैं कि इसको आइडेंटिफाई करें। अब आपने एक चीज कॉमनली यही याद रखनी है कि ये जो है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पायरिमिडीन हो गया या साइटोसिन, यूरेसिल या थायामीन जो है, ये हमारे पास क्या है, ये सिंगल स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये। ठीक है। और इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड है O के साथ। बस ये इसमें कॉमन चीज है एक। नेक्स्ट अगर हम लोग जाके देखें इसके स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, ये यहाँ पे हमने ये भी पढ़ लिया कि जो हमारे पास शुगर्स होती हैं कौन कौन सी यूज होती हैं। जो डीएनए है उसके अंदर थायामीन होगा, और जो हमारे पास आरएनए है उसके अंदर हम लोग यूरेसिल यूज करते हैं। ठीक है।
ये यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है, यहाँ पे ये नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है, डबल रिंग फॉर्म में है, फॉस्फेट ग्रुप आपको गिवन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये गिवन है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसमें डिफरेंस अगर देखें डीएनए में और आरएनए में, डीएनए में आपको पता है डीएनए जो होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यानी इसके अंदर दो हेलिक्स होते हैं ऐसे करके, और आरएनए जो होता है ये सिंगल हेलिक्स होता है, ठीक है। अब डीएनए का फॉर्मूला जो होता है वो C5H10O4 होता है, जबकि आरएनए का स्ट्रक्चर जो जो फॉर्मूला होता है वो C5H10O5 होता है, यानी यहाँ पर जो है एक ऑक्सीजन जो है ये कम होता है बनिस्बत आरएनए के, ठीक हो गया। अब एक चीज आपको मैंने और बताई कि डीएनए जो है उसके अंदर थायामीन शुगर यूज होती है, जबकि आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर और क्रोमोप्लास्ट के अंदर, जबकि जो आरएनए होता है हमारे पास वो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट या फिर साइटोसोल जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये था हमारे पास कुछ इसका बेसिक डिफरेंस। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने आपको कुछ मॉडल्स जो हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसे ऐड होता है। अब यहाँ पे प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स जो आपको मैंने ऊपर बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स में मैंने आपको डिफरेंस यही बताया था कि जो ये पायरिमिडीन्स होते हैं ये सिंगल स्ट्रक्चर होते हैं, यानी ये सिंगल रिंग्ड होते हैं, ठीक है, और जो प्यूरीन्स होते हैं वो डबल रिंग्ड होते हैं। तो ये जो पायरिमिडीन्स हैं ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जबकि ये जो होंगे ये लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे। नीचे अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर में देखें, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो उसमें हमारे पास जो है इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप लोगों को ये पता है कि जो हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसमें आपको मैंने बताया कि एक फिफ्थ एंड होगा, आपने ये चीज याद रखनी है, और एक थर्ड एंड, ठीक है, यानी फिफ्थ कार्बन और थर्ड कार्बन जो होंगे ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक हो गया। अब फिफ्थ कार्बन के साथ हमेशा जो है ये फॉस्फे जो हमारे पास ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप जो है, ये जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जिसको हम कहते हैं ये बनाता है इसके साथ, तो ये हमारे पास प्रेजेंट होगा हमेशा फिफ्थ कार्बन के साथ, जबकि जो थर्ड कार्बन होगा वो OH ग्रुप होगा, ठीक है, यानी उसका जो O होगा ये OH ग्रुप जो है इसका, ये H इन्होंने यहाँ पे नहीं ऐड किया, OH ग्रुप जो है उसका जो O है वो O जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा P के साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक होगा ना एलिमेंट जो होगा, यानी जो एटम होगा उसके फॉस्फेट ग्रुप के साथ, यानी फिफ्थ कार्बन के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड है उसके और थर्ड कार्बन के ऑक्सीजन का जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है इस तरह करके, जो कि फिफ्थ और थर्ड कार्बन के दरमियान बनता है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो दो हमने डीएनए की बात की, डीएनए जो है हमारे पास ऐसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड इस तरह करके बनता है, ये वाला जो बॉन्ड बेसिकली बन रहा है ये हमारे पास होता है कोवेलेंट बॉन्ड, बेसिकली इसको हम कहते हैं, ठीक हो गया। अगर हम लोग देखें हमारे पास यहाँ पे आता है केमिकल नेचर एंड रोल ऑफ एटीपी एंड एनएडी। एटीपी आपको पता है कि क्या जब हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखते हैं तो उसमें भी एटीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एनएडी जो है हमारे पास हम लोग उसको बोलते हैं निकोटिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इसी तरह अगर वो यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ये कहते हैं कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी इज अ मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। इसके अलावा एटीपी हैज थ्री पार्ट्स कनेक्टेड बाय कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक एडेनिन नाइट्रोजनियस बेस, ये जहाँ यहाँ पे आपको नाइट्रोजनियस बेस गिवन है एडेनिन, ठीक है। इसके अलावा राइबोज यानी फाइव कार्बन की जो शुगर होती है बेसिकली, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास थर्ड चीज होती है वो होता है फॉस्फेट्स, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉस्फेट।
यानी जो भी हमारे पास एक डीएनए या आरएनए का स्ट्रक्चर होता है उसमें ये चीजें लाजमी होती हैं, यही चीज बार बार दोहराई जा रही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि a two covalent bond linking the three phosphate together is called high energy bonds। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए जा रहे हैं इनके दरमियान फॉस्फेट्स के, और इसके अलावा जो ये थ्री फॉस्फेट्स है ना, ये जो है इनके दरमियान जो है ये कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ATP कैन बी कन्वर्टेड टू ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, बाय हाइड्रोलाइसिस। अगर हम इसमें से वाटर रिमूव करेंगे तो वो ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ATP इज नोन एज द एनर्जी करंट ऑफ सेल्स। नेक्स्ट हम देखें निकोटिमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड NAD की। अगर हम देखें NAD की बात करें तो NAD कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, इसके नाम में ही हमें आइडिया हो रहा है कि इसमें जो डाई न्यूक्लियोटाइड्स देंगे यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ निकोटिमाइड शुगर एंड फॉस्फेट। यहाँ पे देखिए शुगर एंड फॉस्फेट, एंड अदर न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ एडेनिन शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और इसका जो स्ट्रक्चर बेसिकली हमें गिवन है वो यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास एक मॉडल डिस्कस किया हुआ है वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, ये हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि जो हमारे पास आरएनए सॉरी डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ऐसे करके, तो जो ये वाला रीजन है ये और ये वाला जो रीजन है इन दोनों के अंदर किस किस्म का बॉन्ड है, किस किस्म की इनके अंदर ओवरलैपिंग हुई है, क्या हिसाब किताब है, तो ये हमें सब कुछ जो है ये वाटसन एंड क्रिक मॉडल बताता है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डीएनए के। अब यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरी दी गई थी हमारे पास कि जो हमारे पास फिफ्थ कार्बन है वो थर्ड कार्बन के साथ हमेशा जो है वो बॉन्ड बनाता है। आपको मैंने पीछे बताया कि फिफ्थ कार्बन का जो फॉस्फेट होता है वो थर्ड कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ हमेशा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे यही बात इन्होंने की हुई है कि जो हमारे पास एरविन चरगाव थे, ठीक है, he observed that the amount of adenine is always equal to amount of thymine। ठीक है, एडेनिन जो है वो हमेशा थायमीन के इक्वल थी। अब एक चीज आपने ये याद रखनी कि एडेनिन और थायमीन जो है उनके अंदर डबल बॉन्ड होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है उनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये चीज आपने याद रखनी है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि थायम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायमीन एंड द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। ठीक है, ये बात भी उन्होंने यहाँ पे की। दिस implies that the total purines and the total pyrimidines are in 1:1 in any DNA। यहाँ पे ये MCQs में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से याद रखें। दिस कंक्लूजन इज नोन एज चरगाफ रूल। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि चरगाफ कोई स्टेटमेंट आपको दी गई होगी, यानी आपको स्टेटमेंट आप कोई भी इस तरह से दी गई होगी, आपको बोलेंगे ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि चरगाफ रूल है हमारे पास। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास ये स्टेटमेंट आ जाती है इन दोज डेज द एक्स्ट्रा डाइफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ डीएनए बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोसलाइन फ्रैंकलिन वाज पब्लिश। ठीक है, इन्हीं दिनों में इन्होंने भी अपना मॉडल पेश कर दिया था, तो उसकी वजह से क्या था कि विड्थ ऑफ जो हमारे पास डुप्लेक्स था उसकी आ गई। ठीक है, वो क्या थी, ये हमारे पास 2 नैनोमीटर थी। ठीक है, इसके अलावा लेंथ ऑफ ईच टर्न जो ऐसे करके हमारे पास ये है ना, ये हमारे पास एक टर्न है। ठीक है, तो ये टर्न क्या थी, इसकी 3.4 नैनोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास और क्या चीज इन्होंने बताई, हमारे पास इन्होंने ये बताई कि जेम्स वाटसन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रपोज फिजिकल मॉडल ऑफ डीएनए व्हिच इज नोन एज वाटसन क्रिक मॉडल। वही बात इन्होंने यहीं पे दी है कि इन्होंने जो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक ये इसका ये हेलिक्स है और एक ये हेलिक्स है। तो यहाँ पे जो है ये साइटोसिन जो है ये ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाता है, एडेनिन जो है वो थायामीन के साथ बॉन्ड बनाता है, और कितने बॉन्ड्स बनाता है ये भी आपको मैंने बताया। अब यहाँ पे इसका फिफ्थ कार्बन और जो हमारे पास यहाँ पे थर्ड कार्बन है वो ये आपस में इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, तो हम इसको इसका अपर एंड जो होता है हमेशा वो 5 होता है, यानी एक एंड अगर इसका 5 होगा तो जो सबसे लोअर एंड होगा वो 3 एंड होगा, और हमेशा ये याद रखना है कि इस तरफ अगर 5 है तो इस तरफ हमेशा थर्ड एंड होगा। ठीक है, यानी ये उल्टा चलता है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं
पूरी बात यहीं पर इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। आपने हमें ये चीज़ याद रखनी है कि अगर तो हम आरएनए का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं तो आरएनए में आपने याद रखना है कि यूरेसिल है, ठीक है। और अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में आपने ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास थायमीन होती है, ठीक है। और एक चीज़ आपने ये भी मैंने आपको बताया, इसको आपने याद रखना है कि जो एडेनिन है वो डबल बॉन्ड बनाता है थायमीन के साथ, और जो ग्वानिन है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, ठीक है। और अगर ये आरएनए में होगा तो एडेनिन जो है वो यूरेसिल के साथ बनाएगा। ठीक हो गया। अब आरएनए की टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। आरएनए की तीन टाइप्स होती हैं, आपको पता है। एक एमआरएनए होता है, एक टीआरएनए होता है और एक आरआरएनए होता है। तो ये चीज़ भी हम लोग जो है इसको आगे हम डिटेल से जो हमारा चैप्टर होगा उसको उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।